जी बेटा, दिस इज GCE ATP पेपर 42 और मई जून 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा बड़ा कर लो उसको, मैं आपको नजर आए 170। क्वेश्चन नंबर 1 जी, a student decide to mark out 100-meter length to use a running track on a school field. Okay, 100-meter length running track को लेबल करना चाहता है। One student decide to measure the average length from one of his strides and then pace out 100 meters. Okay, एक स्टूडेंट कहता है कि वो अपनी एक स्ट्राइड को मेजर कर ले, लेंथ ऑफ वन स्ट्राइड मेजर कर ले और फिर 100 तक वो चला जाए, 100 मीटर को मेजर कर ले। ओके, ऑन फिगर 1.1 मार्क एंड लेबल द लेंथ ऑफ वन स्ट्राइड। अब स्टूडेंट की वन स्ट्राइड कहां से कहां तक होगी, यू नो, मार्क एंड लेबल तो कहां पर है, हील टू हील ले लेते हैं क्योंकि फ्रंट तो नहीं पता ना कहां पर आएगा, तो इसकी हील से लेके इधर से हील से लेके इस हील तक, दिस इज द लेंथ ऑफ वन स्ट्राइड। और अप्रोक्सीमेटली कितनी होती होगी लेंथ ऑफ वन स्ट्राइड? आप पता है आपका जो पाउंड होता है अप्रोक्सीमेटली आपका जो फुट होता है वो 9 इंचेस 10 इंचेस लाइक होता है, और 9 इंचेस तो ये हो गया, और अप्रोक्सीमेटली 9 इंचेस और 15 इंचेस अप्रोक्सीमेटली 2 फुट का हो गया ये, 24 इंचेस। 24 इंचेस का मतलब 60 सेंटीमीटर्स, 60 सेंटीमीटर। एक फुट 12 इंचेस का होता है ना, और एक फुट पे 30 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली दिस इज व्हाट 2 फीट का एक स्टेप हो जाएगा, एक ये और एक ये, 2 फीट से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, राउंड अबाउट 60 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर ये अप्रोक्सीमेटली लेंथ हो जाएगी। एस्टिमेट द एवरेज वैल्यू ऑफ लेंथ, तो आप कह सकते हैं 60 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। Use your value of length to calculate the number of strides when a student walking 100 meters. तो कितने नंबर ऑफ स्ट्राइड्स होंगे? 100 meters हमें पता है कि 0.6 मीटर, 60 सेंटीमीटर 0.6 मीटर में क्या है, एक स्ट्राइड। तो 100 मीटर में कितनी स्ट्राइड्स होंगी? x, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 0.6 x is equal to 100, x is equal to 100 over 0.6. When you solve it, you get the answer, approximately the number of strides. ठीक है जी? A second student uses a trundle wheel as shown in figure 1.2. The circumference of the wheel is 50 centimeter and the wheel makes a click each time it turns once. एक टक की आवाज आती है, क्लिक की आवाज आती है जब पूरा एक टर्न करता है, और 50 सेंटीमीटर एग्जैक्ट मार्क हुए हैं। एक्सप्लेन हाउ द ट्रेंडल व्हील इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स। तो क्या करेगी जी, ये जो स्टूडेंट है ये ट्रेंडल को स्टार्ट पे रखेगी, दबा के पुश करके रखेगी, और 100 मीटर के लिए कितनी 50 सेंटीमीटर ना पूरा सर्कमफ्रेंस, 50 सेंटीमीटर। एक राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 50 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर। तो 100 के लिए कितने घूमना पड़ेगा? 0.5 पे डिवाइड कर देंगे, 200 क्लिक्स। तो उसे क्या करना पड़ेगा? she'll push the trundle wheel on the ground and count the number of clicks until the clicks will be 200. 200 clicks means 100 meter distance. She has covered 100 meter distance. बताएंगे कि वो ग्राउंड पे एक जगह पे पुश करेगी, उसको चलाएगी और काउंट करेगी। When there will be 200 clicks, the 100 meters will be covered. Okay? She will count the 200 clicks. Explain why this is more accurate method for measuring the distance rather than measuring. ये more accurate इसलिए है बेटा क्योंकि जब आप स्ट्राइड्स पे चल रहे होते हैं तो it's not necessary कि each stride will be equal. कभी आप बड़ा स्टेप ले लेंगे, कभी छोटा स्टेप ले लेंगे, ठीक है? तो ये इसमें तो एक्यूरेट डिस्टेंस है ना, वन फुल सर्कमफ्रेंस इज 50 सेंटीमीटर, दैट्स व्हाई दिस मेथड इज मोर एक्यूरेट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स हाउ द एरिया ऑफ पैराशूट अफेक्ट्स द टाइम टेकन फॉर इट टू फॉल, नीचे गिरने का टाइम।
A student cuts a square of an A4 sheet of paper to make a parachute. He attaches the parachute to an eraser using 4 thin pieces of equal length, 4 thin string of equal length as shown in diagram. ये parachute, ये strings और ये eraser और ये सीलिंग. An A4 sheet of paper is the same as of the page in the examination paper. आपके जो examination paper है उसको मेल करने वो कर देगा A4 sheet ही होती है. The student holds the top of the parachute against the ceiling. He releases the parachute and estimates the time it takes for the eraser to hit the floor. ऊपर से नीचे गिरने का time ले रहा है. The student makes the parachute from the square of paper of size 21 centimeter. He obtains the following 5 readings of time: 1.25, 1.29, 1.31, 1.22, 1.27. तो इनकी एवरेज क्या होगी? कैलकुलेट द एवरेज. सबको प्लस करेंगे 2, 3, 4, 5 और प्लस करके 5 पे डिवाइड कर देंगे. 14 और 11, 25, 27, 34. Approximately आ जाएगा 1.27 approximately 1.27. जितना भी आंसर आएगा एवरेज. और यू नो ये 2 dps तक है ना, तो आपकी एवरेज वैल्यू की 2 डेसिमल प्लेसेस तक होगी. अच्छा जी, वो दिखा हुआ 2 dp तक लिखे. Suggest a reason why the value of 2 average is not given them more than 2 dps. More than 2 dps क्यों नहीं दे सकते? बेटा our reaction time is 0.1 second और आमतौर पे एवरेज अगर ये भी हो तो मैक्सिमम भी हो, आपका रिएक्शन टाइम यहाँ से वेरी करता है 0.5 सेकंड से लेके 2 dp तक है. और यू नो ये इन रीडिंग में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, कभी 2.5 है, कभी 2.9 है, कभी 3.1 है, कभी 2 लास्ट डिजिट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है. तो हमें वी आर नॉट श्योर कि व्हाट विल बी दिस एग्जैक्ट. हाउ कैन वी बी श्योर दैट व्हाट विल बी द नेक्स्ट डिजिट? इस डिजिट में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, सेकंड डीपी में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है. तो हाउ कैन वी राइट एग्जैक्ट आंसर टू थर्ड डीपी? तो आप ये बताएं कि our reaction time doesn't allow us to go up to 3 dp and there is more variation in the second dp. Second dp is very much uncertain with large variation in second decimal place. तो third decimal place तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते because in second decimal place there is large change in values, large variation, and our reaction time doesn't allow us to be more precise up to the second dp. Suggest a reason why the value of p हो गया. Suggest a reason why the distance that the parachute falls is chosen as large as possible. जितना large distance होगा ना बेटा उतना it will be easier to measure. उसको easy होगा measure करना, उससे percentage error कम आ जाएगा. Easy होगा, percentage error कम आ जाएगा. और बस यही है ना. आपको पता है आप एक oscillation का time नहीं लेते, आप 20 oscillation का टाइम कि large time है ताकि अनसर्टेनिटी को 20 में डिवाइड करें. इस तरीके से अगर लार्ज डिस्टेंस लेंगे तो परसेंटेज एरर कम आएगा. अगर आप थोड़ा डिस्टेंस गिराते हैं तो कम टाइम में भी उतनी ही अनसर्टेनिटी है, ज्यादा टाइम में उतनी अनसर्टेनिटी. बट व्हेन यू कैलकुलेट परसेंटेज तो लार्ज डिस्टेंस में देयर विल बी लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी. The length of one side is 21. Calculate the area of the paper. Square है तो 21 into 21 आंसर आ जाएगा. Centimeter square. Suggest why the student cannot make a parachute with the area greater than your answer to the A4 paper using the sheet of A4 paper. उससे ज़्यादा area भी नहीं बना सकता because you know A4 की जो width होती है वो 21 होती है. ये होता है ना, ये आमतौर पे ये कितनी होती है 21. अब ये ज़्यादा होती होगी तो इससे ज़्यादा बनाने की कोशिश करेगा तो स्क्वायर नहीं रहेगा. ठीक है बेटा, ये तो 21 है ना, तो ये भी 21 करेगा तो स्क्वायर बनेगा. अगर इसको 21 से ज्यादा ले लेगा तो फिर वो स्क्वायर नहीं बनेगा. width of the A4 sheet is 21. You can measure from your paper. वो कह रहा है ना A4 क्वेश्चन पेपर जितना बड़ा होता है आप क्वेश्चन पेपर से मेजर कर सकते हैं. अच्छा आगे क्या कहते हैं? The student repeats the experiment for different values of length. The results obtained are recorded in figure 2.2. Results एरिया निकालना है और पी एवरेज निकालना है. तो यू शुड नो, आपके कैलकुलेटर होना चाहिए 21 into 21 और इसका एरिया निकालें. तो मैं मोबाइल यूज कर लेता हूँ.
441, ये 400 हो गए, 18 multiplied by 18, 324, 256, 196, 144. और to average आपको कितना आया था पीछे? What was the average? Calculate नहीं किया, कर लेते हैं calculate. 1.25 plus 1.29 plus 1.31 plus 1.22 plus 1.27 divided by 5. 1.27. It was 1.27. So 1.27. तो आगे मेरे को ग्राफ बनाना होगा. I've written the values ताकि ग्राफ बनाने में काम आए. ग्राफ बनाया और नेक्स्ट से शुरू करते हैं. Time on y-axis, area on x-axis. First of all, you have to label the axis. Time नहीं करेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा. Area no 100. This is area. This is time. You have to go 144 से लेके कहाँ तक है? 400 तक जाना है. तो मैं 100 200, 300, 400 कम हो जाएगा. 50 का स्केल लेते हैं. 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450. 50-50 gap. And what about this scale? 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3. More than 50% cover हो रहा है. Yes, हो रहा है. 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3. So write down the values like this. हमने पॉइंट लिखना है. 441 पे 1.27. 441. This is 450, 400, 10, 20, 30, 40. 440. कौन सा डब्बा? How much? 1.27. This is, and circle it. Then 400 पे 1.19. 400. This is 400. 1.19. ये 9. 1.19. This is 1.19. Then 324 पे 1.11. 324. 300. 310. 310. 320, 24. 440 मैंने गलत कर दिया मेरे ख्याल से. 440 नहीं है. I'm sorry. पहला पॉइंट जो है ना 450 है ना, ये 2 के बाद है. 410, 420, 430, 440. This is 440. And 441 कहाँ पर होगा? 441 1.27. Yeah, it is here. The 324 के ऊपर 1.1, 324, 310, 320, 324 ये और 1.1, 1.11. This is 1.11 ऊपर, 1.11 here, 1.11.
256 पे 1.01, 250, 255, 260, 1.01, 1.01 ये 1.01, 196 to 197, 196, 150, 196, 197, 0.97, 144 पे 0.89, 144, 110, ये होगा 144 पे, what is 0.89, 0.89 this is पॉइंट स्कैटर्ड से आ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। इसके बाद क्या करना है? When extended the best fit line picture, and draw the straight line of the best fit. बेटा आपने straight line बनानी है the best fit, you know straight line of the best fit कैसे बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए ना आप ना पीस ऑफ थ्रेड रखा करें अपने पास, धागे का पीस, और चेक करें कितने पॉइंट ऊपर है उतने नीचे आने चाहिए, चाहे आपकी लाइन ना गुजरे पॉइंट से। The point should be approximately equal and opposite. कितने पॉइंट ऊपर है उतने नीचे होने चाहिए। अगर मेरी लाइन इन पॉइंट से गुजरे तो जरूरी नहीं कि बेस्ट फिट लाइन सारे पॉइंट से गुजरे, कुछ ऊपर हो कुछ नीचे हो। बेस्ट फिट लाइन इज एन एवरेज लाइन, ये एवरेज लाइन हो रही है। लाइन ड्रॉ कर ली, उसके बाद when extended the line of the best fit does not pass through the origin extend by, कि origin से नहीं गुजर रही। जब हम इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं, अगर हम 0 0 से भी ड्रॉ करें, the line doesn't go to origin। इसकी रीजन क्या है? यहाँ पे टाइम है ना, origin का मतलब ये हुआ कि एरिया भी 0 और टाइम भी 0। origin का मतलब ये हुआ कि दोनों चीजें 0। तो बेटा अगर पैराशूट का एरिया 0 भी हो जाए, मतलब आप पैराशूट अटैच नहीं भी करेंगे तो भी तो बॉल गिरने में टाइम लेगी ना, तो इसलिए बॉल गिरने में टाइम लेगी। इफ यू डू नॉट अटैच द एरिया विल बी 0 का क्या मतलब है? यू हैव नॉट अटैच द पैराशूट अटैच नहीं किया, श्योर हो रहा है, द पैराशूट अटैच नहीं किया तो भी आने में टाइम लेगा, इसलिए ओरिजिन से नहीं गुजरेगा। Question number 3. A student uses a CRO to measure voltage. In the space below, draw a circuit diagram containing a battery, a switch, a fixed resistor, a variable resistor, and all connected in series. हमने क्या करना है? We want to find battery, a switch. You know, this is a battery. इसके आगे लगा देते हैं स्विच, बैटरी, a switch, a fixed resistor and a variable resistor. ये लगा दिया fixed resistor, ये लगा दिया variable resistor, all connected in series। ये सीरीज लेबल कर देंगे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये फिक्स रेजिस्टर है, ये वेरिएबल रेजिस्टर है, इसको लेबल करेंगे आप वेरिएबल। और ये सब क्या है? हमने कैसे कनेक्ट किया? वी हैव कनेक्टेड देम इन सीरीज। आगे क्या पूछ रहा है? A CRO used to measure the voltage across the fixed resistor on the circuit diagram labeled 2 points A and B where CRO is connected। CRO को कहां पे कनेक्ट करना है आपने? इसमें वोल्टेज फाइंड आउट करनी है फिक्स रेजिस्टर के क्रॉस। तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। बेटा CRO इज कनेक्टेड जस्ट लाइक ए वोल्ट मीटर की तरह कनेक्ट करते हैं इसको। तो वोल्ट मीटर का लगाओगे तो यूं लगाओगे ना। सिमिलरली अगर CRO लगाएंगे तो यहां पे लिख देंगे CRO इज कनेक्टेड अक्रॉस
The resistor parallel to the resistor, just like voltmeter. वोल्टमीटर की तरह पैरेलल कनेक्ट करते हैं. CR. अच्छा आगे कहते हैं. फिगर 3.1 shows. फिगर नजर आ रही है आपको? जी बेटा. Figure 3.1 shows the CRO screen where the switch is in circuit open. Switch open है अभी. अभी सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा. जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा तो ये जो स्पॉट है सीआरओ की जो स्पॉट है ये मिडिल में होना चाहिए. ये जो डॉट है इट शुड बी हियर, मिडिल में होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, इसको मिडिल में होना चाहिए. क्योंकि अभी तो करंट पास ही नहीं हो रहा. तो जब करंट पास नहीं हो रहा तो वोल्टेज नहीं मिल रही. जब वोल्टेज नहीं मिली तो जीरो वोल्टेज ये होती है. यू नो सीआरओ ये वोल्टेज एक्सेस होता है, ये टाइम एक्सेस होता है. तो उसको मिडिल में होना चाहिए था. अच्छा, एंड व्हेन द स्विच इज ओपन, द सीआरओ व्हेन द स्विच इज ओपन, diagram shows the switch is open. अच्छा, the knob, there are 4 control knobs on CRO. X shift का मतलब होता है कि अगर हम X एक्सिस के लॉन्ग डॉट को शिफ्ट करना है, इधर मूव करना है कि इधर मूव करना है, नॉब घुमाएंगे X एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगा. Y shift Y एक्सिस के लॉन्ग डॉट मूव करेगा. Y gain the scale of Y axis and time is the scale of time axis. State which control knob is adjusted to move the dot to the center of screen. हम कौन सी नॉब को यूज करें कि डॉट सेंटर पर आ जाए. अभी डॉट यहां पर है, इसको मिडिल में लेके आना है. किसके लॉन्ग मूव कराना है? वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कराना है ना. तुम्हें वाई शिफ्ट को यूज करना है. वाई शिफ्ट डॉट को वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कराएगी, एक्स शिफ्ट उसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कराएगी. तो क्या करेंगे? वाई शिफ्ट को घुमाएंगे, डॉट नीचे आता रहेगा और यहां पर आ जाएगा. ओके. अच्छा आगे क्या कह रहे हो? The Y gain is at 2 volt per division when the dot is in the center of screen. Then the switch is closed and the dot moves to the position shown. अच्छा, जब स्विच ऑन कर दिया तो वो यहाँ पे चला गया और ये डॉट किसके इक्वल है? यहाँ से लेके आपका टाइम बेस सेटिंग है 2 वोल्ट पर डिवीजन. मतलब अगर ये 0 है, ये लाइन 0 है तो ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है. अब ये रीडिंग क्या आ रही है? 2 वोल्ट को कितने डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है? 2 वोल्ट को 1 2 3 4 5, 2 वोल्ट डिवाइड बाय 5.4 के इक्वल एक डिवीजन है. अब बिल्कुल यहां पर है, ये कौन सा डिवीजन बन रहा है? यहां तक 2 होगा ना. 2.4 2.8 3.2. ये जो वोल्टेज आ रही है ये 3.2 वोल्ट है क्योंकि एक डिवीजन 0.4 के इक्वल है. देखो ना बेटा, यहां से लेके यहां तक 2 का चेंज है ना. और कितने डिवीजन है? 1 2 3 4 5. 2 over 5.4. इसका लीस्ट काउंट 0.4 हो गया इसका. और ये स्पॉट यहां पर है तो ये वोल्टेज कितनी होगी? 3.2 वोल्ट. अच्छा आगे कैलकुलेट हो. The resistance of variable resistor is reduced. State what happens to the dot on the screen. Okay. वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को रिड्यूस किया है. वो यूं लगा हुआ आपका सर्किट, सीरीज सर्किट था आपका. दिस वाज द वेरिएबल रेजिस्टर. यहां पे आपने सीआरओ कनेक्ट किया है, स्विच भी है जो कि ऑन है. अच्छा अब जब आप इसकी रेजिस्टेंस को रिड्यूस करेंगे, जब इसकी रेजिस्टेंस को रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा? पूरे सर्किट में करंट ज्यादा हो जाएगा. इस पे क्या करेगा? करंट ज्यादा फ्लो करेगा. जब इस पे करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो उसको वोल्टेज ज्यादा मिलेगी. तो ये कहां चला जाएगा? ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. द स्पॉट विल मूव अपवर्ड because it will gain more voltage. इसको ज्यादा वोल्टेज मिलेगी. अब मतलब सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है इसमें और इसमें. अगर सपोज ये 12 वोल्ट है, इसे मिल रहा था 6 वोल्ट, इसे मिल रहा था 6 वोल्ट, तो 12 पूरा हो गया. अब इसकी रेजिस्टेंस कम हो गई, इसे मिल रहा है क्या? 4 वोल्ट. तो अगर इसको 4 वोल्ट मिलेगा तो इसको 8 मिलेगा. तो अगर यहाँ रेजिस्टेंस कम होगी तो यहाँ वोल्टेज कम होगी तो फिर दूसरे को वोल्टेज ज्यादा मिलेगी. इज इट क्लियर? तो फिर जब वोल्टेज ज्यादा मिलेगी तो ये सीआरओ पे रीडिंग ज्यादा हो जाएगी. ज्यादा कैसे आएगी? स्पॉट विल मूव अपवर्ड्स. स्पॉट ऊपर मूव करेगा. आगे चलते हैं. You are asked to take a set of readings to plot a cooling curve that shows that how quickly hot water cools a test tube. How quickly the hot water
in a test tube cools. You're given a test tube about half full of hot water. List the additional apparatus you need it. कूलिंग कर्व बनाना है. कूलिंग कर्व का मतलब क्या हुआ? कूलिंग कर्व में y एक्सिस पे होता है टेम्परेचर, यहाँ पे होता है टाइम. तुम्हें क्या क्या चाहिए? टेस्ट ट्यूब तो है ही है. लिस्ट द एडिशनल apparatus. तो हमें स्टॉप वॉच चाहिए और थर्मोमीटर चाहिए. स्टॉप वॉच एंड थर्मोमीटर. और ऑब्वियसली स्टॉप वॉच को टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए स्टैंड चाहिए, स्टैंड, और इसको भी होल्ड करने के क्लैंप एंड स्टैंड चाहिए, थर्मोमीटर को होल्ड करने के लिए. In the space below, draw a diagram of the apparatus showing the position of eye when taking readings. Test tube, half filled, clamped, stand है. इसी के ऊपर एक और clamp. There is our thermometer. इसको नीचे कर दो. Thermometer. And your eyesight should be perpendicular. Suppose कर ले reading इधर है. This is mercury and this is here mercury का level. Your eye should be here. Eye level should be here. And there should be very close to here. There should be a stopwatch. Stopwatch भी इसी level पर हो. Close. Stopwatch. कूलिंग कर्व बनाना है. एक मिनट के बाद आपने टेम्परेचर प्रोग्राम करना है. On figure 4.1 is the top of a table for the readings. Complete the headings of the table. आपने टेबल हेडिंग्स कंप्लीट करनी है. नेक्स्ट पेज पे क्या है? टेबल हेडिंग. तो बेटा क्या क्या टेबल हेडिंग होंगी? हम क्या लेंगे? पहले टाइम, ओब्लिक यूनिट्स क्या है? मिनट्स में ले रहे हैं या सेकंड्स में ले रहे हैं, और टेम्परेचर oblique degree Celsius, unit along with unit. Suggest two ways in which the apparatus arranged to make the reading more accurate. Reading accurate लेने के लिए क्या जरूरी है? Number one जरूरी है accurate. ये eyesight तो perpendicular होनी चाहिए. और क्या होना चाहिए? The thermometer should be 1/3 immersed in the water. It shouldn't be touching any wall of the container. ये किसको टच नहीं होना चाहिए. मिडल में होना चाहिए. 1/3 immersed होना चाहिए. टच नहीं होना चाहिए. आई को इसके अपर मिनिस्कस के साथ लेवल करना है. और स्टॉप क्लॉक शुड बी एज क्लोज कि आपको टाइम ना लगे. यहाँ से रीडिंग नहीं, दोनों भी इकट्ठे देख लें. आप टाइम भी देख लें और टेम्परेचर भी देख लें, ताकि आपकी रीडिंग सही आ जाए. और थर्मोमीटर ऐसे रखें कि इसका स्केल शुड बी टचिंग टू द मर्करी. इसको इस एंगल पे टर्न करके रखें. द स्केल शुड बी टचिंग. देखो ना, थर्मोमीटर ऐसे होता है ना बेटा. अगर एक पर्टिकुलर पोजीशन में मर्करी थ्रेड ये है और अपने स्केल आपका ये है, यूं नजर आ रहा है. अभी इसको टच नहीं हो रहा. अगर आप इसको थोड़ा टिल्ट कर देंगे, when you tilt the thermometer such that कि the scale should appear to touch the bore, तो फिर रीडिंग लेना और आसान हो जाएगा. ऐसे रखें. the division should appear to touch to the bore. The thermometer should be 1/3 immersed. It shouldn't be touching to any side of the test tube. और क्या होना चाहिए? It should be 1/3 immersed. Upper meniscus and the stopwatch and the thermometer should be close enough so that there should be no time delay in measuring, in taking temperature and time simultaneously. हम इकट्ठे ले सकें. ठीक है बेटा. नेक्स्ट. So thank you.